स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी की बात की। इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तब उसकी एनर्जी, उसका रेडियस क्या होगा ऑर्बिट का, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा है। एनर्जी की कुछ हमने ऐसी फॉर्मूला बनाई थी, E = -mE4Z²/8ε0² यहाँ पर जो भी हमें एप्सिलॉन ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू पता है, H, तो उसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे और पर्टिकुलर अगर, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा मिल रहा था -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यहाँ पर अगर पर्टिकुलर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो Z = हम 1 ले सकते हैं, तो हमारी ये फॉर्मूला एनर्जी की सिंपल इतनी बन जाएगी -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। यहाँ पर अगर मैं n = 1 रखूँगी तो मेरा आंसर कुछ ऐसा मिल रहा है, इफ़ n = 1 देन एनर्जी विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एकदम नज़दीक होगा, मतलब n = 1 ऑर्बिट में, तब उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, राइट। कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम बोल सकते हैं उसका ग्राउंड स्टेट। इसको हम क्या बोलेंगे? उसका ग्राउंड स्टेट। अब अगर n = अगर हम 1 रखते हैं तो n = 1 रखोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? सॉरी 2 रखोगे, 1 हो गया, अब 2, n = 2 रखोगे, -13.6/2² मतलब बाई 4 करोगे तो आपका आंसर होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये जो हुआ n = 2, तब आप एनर्जी देख रहे हैं इंक्रीज हो रही है। अब n = 3 रखोगे तो -13.6/9 होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो कुछ इतना मिलेगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर n = 3। फिर n = 4 रख सकते हैं, 5 अप टू इनफाइनाइट ले सकते हैं, तो अगर n = इनफाइनाइट रखोगे आपका आंसर 0 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे क्वांटम नंबर n इंक्रीज हो रहा है तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो भी इंक्रीज हो रही है। ये सबसे मिनिमम एनर्जी थी, इसके बाद एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और एक चीज़, जब वो n = इनफाइनाइट है तो एनर्जी 0 हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी तरह से आप 0 बना दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? हमेशा के लिए वो न्यूक्लियस से जो बाउंड है वो फोर्स की वजह से वहाँ से वो फ्री हो जाएगा और वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाएगा। इसका मतलब उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। और एक चीज़, ये जो सबसे कम एनर्जी वाला जो लेवल है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद n = 2 से स्टार्ट होके ये जो सारे स्टेट हैं दे आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट है, आपको जब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n = 2, मतलब ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ से एक्साइटेड स्टेट हम काउंट करना शुरू करते हैं, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2, n = 3 मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ओके। तो मतलब एक्साइटेड स्टेट वर्ड है तो उसमें n में टोटल एक ऐड कर देना आप, जैसे मैंने बोला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 3 होगा, राइट। तो अगर सिंपल फर्स्ट स्टेट बोला है या ऐसा बोला है फोर्थ ऑर्बिट तो n = 4 होगा, लेकिन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोला है तो n = 5 लेना है। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है, हमने एक्साइटेड स्टेट यहाँ से काउंट करना शुरू किया है इसलिए। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है तो ये जो एनर्जी गैप है, देखो ये दोनों लेवल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है वो अराउंड 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर ये दोनों की बात कर रहे हैं तो ये दोनों का एनर्जी गैप है -3.4 एंड -1.51, वो इससे कम है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप n इंक्रीज हो रहा है तो ये एनर्जी गैप कम हो रहा है, मतलब कि ये इसको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। मतलब हमने जो ऐसे जो लाइंस ड्रॉ की है इसको हम क्या बोल सकते हैं? जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं उनको हम बोलेंगे एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के कैसे हो रहे बहुत ही क्लोजर आ रहे हैं, दे केम क्लोजर एंड क्लोजर, राइट। व्हेन n इंक्रीजेस द एनर्जी लेवल्स कम क्लोजर एंड क्लोजर, ओके। तो ये एक दूसरे से नज़दीक आ रहे हैं। ये चीज़ MCQ में भी कभी कभी पूछ सकते हैं, जैसे n इंक्रीज होगा तो एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे? एक दूसरे से क्लोजर होंगे, ओके। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये खास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है, ओके। तो एक पॉइंट ये है हमारे पास। सेकेंड बात करने वाले हैं इसकी हेल्प लेके ही कि हमारे पास बोर जो थे उसके अलग अलग हमने पोस्टुलेट्स पढ़े हैं।
तो उसमें थर्ड पोस्टुलेट में कुछ ऐसा पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर लेवल पर जब वो सपोज एनर्जी लेवल मैं ऐसे बोल रही हूँ, इनिशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा है और फाइनल जो है वो कम है। एनर्जी की फॉर्मूला आपको याद होगी, फिर से मैं लिख रही हूँ -me4z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तो वो ट्रांजिट कर रहा है, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह पर जा रहा है, तब जो क्या होगा आपने पढ़ा है उसका पोस्टुलेट, दैट इज EI माइनस EF इज इक्वल टू h न्यू। मतलब कि दोनों के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उतनी जो फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव है उतनी मतलब एनर्जी वहाँ से रिलीज होगी, राइट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं जितना एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो होगी वो रे वहाँ पर आपको मिलेगी, राइट। जैसे मैंने बताया कि n इक्वल टू 3 and 2 उन दोनों के बीच में लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है उससे 2 and 1 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने बताया। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से 1 में जा रहा है तो तभी ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी वाली जो रे है वो वहाँ पर जो एमिशन उसका होगा। 3 से 2 में आ रहा है तो उससे कम एनर्जी वाला या फिर उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली रे जो है वो वहाँ पर एमिट होगी, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर इसका अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, उसमें n जो है इसमें n की जगह पर ni रखेंगे और यहाँ पर nf, तो बाकी की चीज़ें कॉमन है तो मैं कॉमन ही लिख रही हूँ। -me4z इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए लिखूँ तो 1 लिख सकते हैं, वरना लास्ट तक z² हमारे इक्वेशन में रहेगा। तो बाकी और किसी भी चीज़ के लिए भी अगर आप इक्वेशन बना रहे हो तो लास्ट में z² रख सकते हैं, ओके। तो -me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर कॉमन है, तो पहले में बच गया 1/ni² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/nf², ओके, इज इक्वल टू h न्यू, ओके। मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है, यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी। तो ये जो हो गया ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, राइट। तो ये मैंने सिर्फ फिर से बता रही हूँ -me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर जो है वो कॉमन लिया है। आपको माइनस कॉमन नहीं लेना है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, ओके। और ये माइनस अगर मैंने रखा है तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो माइनस कॉमन नहीं लेना है तो भी कोई इश्यू नहीं, लेना है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखो आप इसको फाइनली अगर h न्यू है तो उसको मैं hc/λ भी लिख सकती हूँ। तो इक्वेशन मेरा ऐसा बन रहा है 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1/nf² माइनस 1/ni², ओके। तो यहाँ पर अगर मैं 1/λ इक्वल टू लिखूँ तो 1/λ इज इक्वल टू क्या होगा, hc वाली टर्म यहाँ चली जाएगी तो me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ हो जाएगा 1/nf² माइनस 1/ni²। यहाँ पर हमारा जो ये इक्वेशन बन रहा है इसमें ये वाली टर्म में सारे जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है ना। कौन से, me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³c, सबकी अगर मैं वैल्यू लूँ तो मेरा आंसर कुछ ऐसा मिलेगा 1.03 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। और आपको याद होगा रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू थी 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। तो जो रीडबर्ग की फॉर्मूला थी ऐसी ही फॉर्मूला हमें इसकी हेल्प लेके मिल रही है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इक्वेशन बना रहे हैं तो यहाँ पर होगा 1/nf² मतलब फाइनल माइनस 1/इनिशियल n², ऐसा हुआ। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज मैं ऐसे लेवल्स दिखा रही हूँ, कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज ऐसे सोचो कि n इक्वल टू 2 से 1 में आ रहा है ना। तो हमारा जो ये इक्वेशन बनेगा यहाँ पर क्या होगा 1/ ये कांस्टेंट इंटू 1/ ये क्या होगा फाइनल मतलब 1, तो 1² माइनस 1/2²। तो हमें लाइमन सीरीज जो होगी उसका हमें स्पेक्ट्रा में लाइन मिलेगी, लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन आप उसको बोल सकते हैं। वो एमिशन लाइन होगी क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वाले लेवल से कम में आएगा तब ऑलवेज क्या होता है एमिशन। अगर उल्टा होगा मतलब कम से ज़्यादा में उसे जाना है, कम एनर्जी वाले लेवल से ज़्यादा वाले में जाना है तो उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो कैसा स्पेक्ट्रा होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नॉर्मली जब रूम टेम्परेचर पर बात करते हैं तब जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, उनको जब एनर्जी मिलती है तब वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वहाँ से फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तब एक्साइटेड में ज़्यादा एनर्जी है तो ग्राउंड में आने के लिए वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, तो आपको एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है।
अगर उल्टा हुआ कि अगर उसने ऐसा किया कि एनर्जी एब्जॉर्ब की, आप सपोज कोई कांस्टेंट मतलब सारी जिसमें वेवलेंथ प्रेजेंट है ऐसी कोई वेव ले लो, कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस वेव। तो अगर कोई सपोज कोई गैस है तो उसके एटम्स उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, तो क्या होगा जब उसका स्पेक्ट्रा आप निकालोगे तब उसमें से कुछ जो एनर्जी होगी वो मतलब कुछ लाइंस जो होगी वो एब्सेंट होगी, है ना, वो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, तो वो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा और वो लाइन को एब्जॉर्प्शन लाइन हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। कोई इलेक्ट्रॉन n = 3 से 1 में आ रहा है तो अगर वो 3 से 1 में आया तो 1 में आया इसीलिए लाइमैन सीरीज ही मिलेगी। अगर वो 3 से 2 में आया तो वो बाल्मेर सीरीज मिलेगी और उसकी कौन सी लाइन मिलेगी? फर्स्ट लाइन, या फिर बोल सकते हो आप अल्फा लाइन, है ना, क्योंकि उसमें n हम फॉर्मूला हमने लिखी थी 1/2² - 1/n², व्हेन n = 3, 4, 5 ऐसे लिखते हैं। ये कांस्टेंट तो रहेगा इक्वेशन में, लेकिन मैं इसी टर्म की सिर्फ अभी बात कर रही हूँ। तो ऐसे आप अलग अलग लाइन्स के बारे में समझ सकते हैं। ओके, तो ये भी आपके लिए बहुत MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कुछ ऐसा है, डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन। किस बारे में उसने एक्सप्लेनेशन दिया? तो अबाउट बोर्स जो पोस्टुलेट था उसके बारे में। उसने जो सेकंड पोस्टुलेट दिया था, आपको याद होगा कि पहली चीज़ मैं डी ब्रोगली याद करवाऊँ आपको, तो हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि डी ब्रोगली ने ही हमें ये चीज़ बताई थी। क्या बताया था? उसने हाइपोथेसिस दिया था कि कोई पार्टिकल है तो वो एज अ वेव बिहेव कर सकता है, वेव है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो उसने इसी थियरी का यूज़ करके जो बोर का जो पोस्टुलेट था, सेकेंड पोस्टुलेट, उसी को हमें समझाया। बोर का सेकेंड पोस्टुलेट आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑलवेज ऐसी ही ऑर्बिट में घूमते हैं जहाँ पर उनका MVR मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कैसा होता है? NH/2π, मतलब h/2π के इंटीग्रल फॉर्म में होता है, वेर n = 1, 2, 3, 4 हमने बोला था, राइट। तो ये चीज़ को समझाने के लिए किसने उसने तो ये चीज़ तो सिर्फ बोल दी थी, पोस्टुलेट ही था बोर ने जो दिया है वो, लेकिन इसी चीज़ को डी ब्रोगली ने हमें समझाया। डी ब्रोगली ने ये बताया कि उसने जब ये बात की कि कोई पार्टिकल है वो एज अ वेव भी बिहेव कर सकता है, तो ये चीज़ डेविसन और जर्मर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूव भी किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो था उसकी वेवलेंथ उन्होंने फाइंड की, मतलब इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव नेचर भी उसका उन्होंने प्रूव किया। तो उसी चीज़ का उसने यूज़ किया, किसने? डी ब्रोगली ने। उसने ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वो ऑर्बिट में घूम रहा है तब उस पर ऑलवेज, जब वो ऑर्बिट में घूमेगा तब वहाँ पर ऐसी स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। तो स्टैंडिंग वेव्स ऑलवेज बनेगी। मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करूं। अब मैं आपको याद करवाऊं स्टैंडिंग वेव्स का क्या मतलब होता है। स्टैंडिंग वेव्स का मतलब ये होता है, सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है, दोनों तरफ से आपने बहुत कस के पकड़ लिया, राइट, बीच में थोड़ा सा उसको हिलाओगे तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब दोनों ही एंड पर अगर रिजिड आपके पास ये दोनों ही रिजिड है एंड्स, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ये नोड्स मिलेंगे, मतलब इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ये जो वेव है वो ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे जाएगा, तो आपको कुछ ऐसी पैटर्न देखने को मिलेगी। मतलब ये जो वेव होगा वो स्टैंडिंग वेव है, मतलब वो आगे प्रोपेगेट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे वेव को हम स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। तो इसने वही चीज़ बताई डी ब्रोगली ने कि ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज अ वेव बिहेव करेंगे इस पर ऑर्बिट पर, और वो ऑलवेज कैसे वेव्स होंगे? स्टैंडिंग वेव्स। और वो स्टैंडिंग वेव्स ऑलवेज कैसे होंगे? तो इंटीग्रल नंबर में ही होंगे, मतलब या तो 1 लैम्बडा बनेगा, मतलब एक ही वेव बनेगा, या 2 बनेंगे, 3 बनेंगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ से वो घूम के वापस आएगा तब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। थोड़ा आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर टोटल n = 4 है, राइट। मतलब n जो है ऑलवेज कैसा नंबर होगा? इंटीग्रल ही होगा, कि यहाँ पर टोटल 4 स्टैंडिंग वेव्स बने हैं, राइट। अगर
आप सोचोगे 5 होते 3 होते तो वो क्या होते, वो एक दूसरे पर ऐसे ऐसे करके, वो सपोज ऐसे हो रहा है तो एक दूसरे की इफेक्ट वो नलीफाई कर देता, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जितना इस तरफ है उतना इस तरफ है तो वो नलीफाई हो जाता। तो ऐसे वेव्स कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे। तो डी ब्रोगली ने ये बताया कि वो ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या एज अ वेव बिहेव करेंगे और वो कैसे वेव्स बनाएंगे, स्टैंडिंग वेव्स, ओके। और वो कैसे फॉर्म में होंगे, इंटीग्रल फॉर्म में। मतलब कि अगर लैम्बडा है तो लैम्बडा कैसा होगा, इंटीग्रल ही होगा, मतलब 1 लैम्बडा हो सकता है, 2 लैम्बडा हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन हाफ कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इसकी रेडियस अगर r है तो ये टोटल लेंथ हो गई 2 पाई r इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो n लैम्बडा, वेर n मस्ट बी इंटीग्रल, मतलब 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। और एक चीज़ है, जब हमारा पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है तब उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू हमने पढ़ा है h/p, या फिर लिख सकते हैं h/mv। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, mv को इस तरफ लेकर जाए तो mvr हो जाएगा, 2 पाई को इस तरफ लेकर आएंगे तो mvr इज इक्वल टू हमारी फॉर्मूला बन रही है nh/2 जो हमने बोर का सेकेंड पोस्टुलेट है वही चीज़ हमें यहाँ पर दिखा रही है। तो डी ब्रोगली ने जो बात की थी उससे उसने जो बोर की जो सेकेंड पोस्टुलेट था उसको उसने प्रूव किया, जो हमें बहुत ही हेल्पफुल रहा है। तो ये चीज़ हमारा पूरा जो चैप्टर है वो बाद में बोर मॉडल पर ही पूरा डिपेंड कर रहा है। वैसे बोर मॉडल बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है ये सारी चीज़ें समझने के लिए, फिर भी उसकी कुछ लिमिटेशंस है। उसमें फर्स्ट चीज़ आप देखो, उसने जब भी कोई भी बात की है तो उसमें हाइड्रोजन की बात की, मतलब हाइड्रोजन जैसा एटम जो अगर हम ले जिसका मतलब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम इजीली उसको समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कूलम फोर्स लगती है, तो न्यूक्लियस है, अगर उस आसपास जो है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये दोनों के बीच में ही कूलम फोर्स लगेगी। तो हमारे पास अगर ये चीज़ है, एक ही इलेक्ट्रॉन वाला एटम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो ये न्यूक्लियस के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच तो फोर्स लगेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स यहाँ पर कंसीडर हम नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें जो है होंगी वो चेंज हो जाएगी। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, सपोज मैंने जैसे बताया कि हाइड्रोजन है, फिर He+ मतलब 2He4 मतलब हीलियम, तो 2 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो He+ हो गया, लिथियम मतलब Li+2 हो गया, तो उसके पास ही एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो उसके लिए हम बोर मॉडल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल होंगी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके पास तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको इसने बोर ने कंसिडर नहीं किया था, इसलिए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सेकेंड चीज़ ये है कि बोर मॉडल का हमने यूज़ किया तो उसकी हेल्प लेके हमने वेवलेंथ की फॉर्मूला बनाई कि किसी भी स्पेक्ट्रा है हमारे पास तो उसकी किसी भी लाइन की वेवलेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। 1/λ इज इक्वल टू r 1/nf² माइनस 1/ni², ये हमारी फॉर्मूला थी। तो हम इजीली वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी स्पेक्ट्रा में जो लाइन की जो इंटेंसिटी है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है ना, कि लाइंस जो मिल रही है वो कभी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है कभी कम है, तो उसका रीज़न क्या है वो बोर मॉडल हमें नहीं समझा पा रहा। तो ये सारी बोर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस है। तो हमारा चैप्टर यहीं तक था, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आप पढ़ लेना, क्योंकि बोर मॉडल की जो लिमिटेशंस है वो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे।